नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच का 22वां लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में 3 फसलों के बारे में। और ये तीनों की तीनों फसलें हमारी ऑयल सीड क्रॉप होती हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं। क्या-क्या पढ़ेंगे? सनफ्लावर यानी कुसुम के बारे में पढ़ेंगे, लिनसीड जिसको अलसी कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और सोयाबीन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों फसलों में से जो सोयाबीन वाली फसल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएँगे। और यहाँ पर जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, जिसको आप आगे चलकर रिवीजन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो आपको पीडीएफ नोट्स होगा या फिर जो लेक्चर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ये पूरे लेक्चर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, बोले तो हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध होंगे। और इसको पढ़ लेने के बाद आप बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा एग्रीकल्चर आप अच्छे से समझ जाओगे। जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं सब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब इतना आप समझ जाओगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, चाहे फिर आईबीपीएस, एएफओ हो, नाबार्ड का हो, इफको का हो, क्रिप्को का हो, एफसीआई का हो, कॉटन कॉर्पोरेशन का हो, या फिर इसके साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर का सुपरवाइजर है, फिर एजीटीए है, बिहार कोऑर्डिनेटर है, हार्टिकल्चर ऑफिसर है। इस तरीके की जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की वैकेंसीज आती हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है सनफ्लावर। सबसे पहले हम सनफ्लावर यानी कुसुम के बारे में पढ़ेंगे। तो कुसुम का जो पौधा होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। और जो इसमें सीड लगते हैं, यहाँ पर होता है सीड। और इसी सीड को जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसी के अंदर से सीड निकाला जाता है और फिर उसी सीड से तेल निकाल के लोग कंज्यूम करते हैं। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो हमारा जो कुसुम होता है, कुसुम का जो बोटैनिकल नेम होता है वो क्या होता है? कार्थेमस टिंक्टोरियस। क्या होता है? कार्थेमस टिंक्टोरियस इसका बोटैनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम होता है। फैमिली ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। और कॉमन नेम इसको फेंसिंग क्रॉप या फिर बॉर्डर क्रॉप कहते हैं। ध्यान से समझना इसको फेंसिंग क्रॉप या बॉर्डर क्रॉप क्यों कहते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ज्यादा क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है और इसकी थोड़ी सी हाइट ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर क्रॉप के तरीके से ग्रो कर लेते हैं। अब बॉर्डर क्रॉप के तरीके से ग्रो करने का यहाँ तात्पर्य क्या है? जैसे मान लेते हैं हमारा इतना बड़ा ये खेत है, ठीक, ध्यान से समझना। ये हमारा इतना बड़ा खेत है। अगर इस खेत के किनारे किनारे हम यहाँ पर कोई एक फसल बो रहे हैं और ये फसल क्या कर रही है कि अंदर जानवरों को आने से बचा रही है और किसी भी तरीके से हमारे फसलों को सुरक्षित कर रही है, तो उसको हम बॉर्डर क्रॉप या फिर फेंसिंग क्रॉप बोलते हैं। जैसे हम फेंसिंग करते हैं या बॉर्डर बनाते हैं अपने खेत के चारों तरफ, उसके किनारे-किनारे जब हम किसी फसल की बुआई करते हैं तो वो फेंसिंग क्रॉप या फिर बॉर्डर क्रॉप कहलाती है। तो हमारा ये जो कुसुम की खेती होती है, इसको बॉर्डर क्रॉप के तरीके से भी हम ग्रो कर लेते हैं। तो किनारे-किनारे हमने कुसुम की खेती कर ली और बीच में हम कोई दूसरी फसल ग्रो कर लेते हैं। इसके जो फ्रूट का टाइप होता है, इसके फ्रूट का टाइप को एकिन कहते हैं। एकिन इसका फ्रूट टाइप होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इसका ये फ्रूट, इस फ्रूट को क्या बोलते हैं? इसी फ्रूट को यहाँ पर एकिन बोला जाता है। ओरिजिन प्लेस की इसकी बात करें तो अबिसिनिया या अफगानिस्तान इसका ओरिजिन प्लेस है। इसके पहले मैंने आप लोगों को अफगानिस्तान एक चीज़ का और ओरिजिन प्लेस बताया है, आप लोगों को बताना है कि वो किसका था। ठीक, गाजर का अफगानिस्तान होता है। इसके अलावा आप बताओ कि किसका ओरिजिन प्लेस अफगानिस्तान और पढ़ाया है मैंने। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इसके अंदर का ऑयल कंटेंट। जो कुसुम होता है सनफ्लावर, सनफ्लावर के अंदर जो ऑयल कंटेंट पाया जाता है वो 32 से लेके 36% के आसपास ऑयल कंटेंट होता है। जितना लगभग लगभग जो हमारा सरसों के अंदर पाया जाता है उसी के आसपास तेल इसके अंदर भी पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो तेल होता है वो फूड के तरीके से यूज किया जाता है। इसका जो ऑयल सीड का जो केक निकलता है, केक को भी जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका तेल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक होता है। अगला है इसके अंदर पाया जाता है एक तरीके का लिनोलिक एसिड पाया जाता है। और इसके अंदर जो लिनोलिक एसिड होता है वो 41% के आसपास पाया जाता है। और ये जो तेल होता है ये यूज किया जाता है ज्यादातर पेंट में और वार्निश में। हालांकि इसके तेल को हम खा भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर क्योंकि लिनोलिक एसिड 41% के आसपास पाया जाता है, तो लिनोलिक एसिड एक तरीके का ऐसा एसिड होता है
अगर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो इसको लोग कंज़्यूम करना प्रेफ़र नहीं करते हैं। जैसे मस्टर्ड में भी पाया जाता है, तो 2-3% के आस-पास पाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 41% पाया जा रहा है, तो 41% कई बार 25% भी अगर सरसों में पाया जाता है तो लोग उसको कंज़्यूम कर लेते हैं। लेकिन 25% 30% से जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे इसमें है 41%, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक इसको खाओगे तो हार्ट से रिलेटेड जो डिज़ीज़ होती है, मतलब हृदय से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएँ होने लगती हैं। तो इसी वजह से अगर हमको इसको कंज़्यूम करना है तो हम प्रोलॉन्ग टाइम इसको हम खा नहीं सकते, बहुत लंबे समय तक इसको नहीं खा सकते। अगर बहुत लंबे टाइम तक इसको खाएँगे तो ब्लड प्रेशर और दिल से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, ये सभी हो जाती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है पेंट और वार्निश बनाने, जो हम पेंट करते हैं ना, तो पेंट करते समय पेंट को डाइल्यूट करने के लिए वार्निश में इस्तेमाल करते हैं और पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है और इसके अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो कितना होता है? वो 78% के आसपास होता है। अब इसमें आपको एक शब्द ये दिख रहा होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो टर्म है, ये टर्म आपको मैं पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। उस केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फैट। तो फैट जो होता है, जब मैं फैट पढ़ाऊँगा तो उसमें एसेंशियल फैटी एसिड पढ़ाऊँगा और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड पढ़ाऊँगा और उसी में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन होता है। तो वहाँ पर मैं उन चीज़ों को भी पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। फिलहाल आप ऐसे समझो कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है और वो लगभग-लगभग 78% के आसपास पाया जाता है। इसका जो सीड रेट होता है वो कितना होता है? कुसुम के लिए इसका जो सीड रेट है वो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है। स्पेसिंग इसकी 30 से 20 30 गुणे 20 रखी जाती है, मतलब 30 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और 20 जो है ये पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। इरिगेशन इसमें 2 से 3 इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तिलहनी फसल है तो तिलहनी फसल और जो हमारी दलहनी फसल होती है इनमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, 2-3 सिंचाई अगर हमारे पास है तो हम पर्याप्त तरीके से इसकी सिंचाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम 3 सिंचाई कर रहे हैं तो एक तो टिलरिंग वाला स्टेज, जब इसमें ढेर सारे टिलर निकल रहे होते हैं इस तरीके से यहाँ जैसे रूट है, यहाँ ऊपर ऐसे ढेर सारे ये टिलर जब निकल रहे होते हैं, उस स्टेज पे इसकी सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद इसकी फ्लावरिंग स्टेज पर, यानी कि फ्लावरिंग से जो थोड़ा-सा पहले वाला स्टेज होता है उस पे सिंचाई करते हैं और इसके साथ-साथ ग्रेन फिलिंग वाली स्टेज, जब इसमें दाने भरने लगते हैं उस स्टेज में इसमें सिंचाई करते हैं। आगे हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम डालते हैं और साथ में, क्योंकि ये एक ऑयल सीड क्रॉप है, तो ऑयल सीड क्रॉप में सल्फर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम सल्फर डालते हैं, तो सल्फर डालने से जो ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए भी सल्फर देना ज़रूरी होता है। इसीलिए 40-40, 30-20 के अनुपात में एनपीके और सल्फर मिला के अपने खेत में इसको डालना चाहिए। जिसमें से इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसमें फास्फोरस और पोटेशियम और सल्फर, ये 3 जो न्यूट्रिएंट हैं, इनको तो 3 फर्टिलाइज़र को तो हमको एक ही साथ दे देना चाहिए। बाकी जो नाइट्रोजन है इसको 2 स्प्लिटेड डोज़ेज़ में देनी चाहिए। एक तो एट द टाइम ऑफ सोइंग और दूसरा उसका आधा जो भाग निकालेंगे उसको बाद में देते हैं। वैराइटीज़ की बात करते हैं तो JSF1 है, JSF2 है, 5 है, 7 है, EB7 है, JSH 129 है, तो इसकी ज़्यादा वैराइटी पूछी नहीं जाती, तो वैराइटी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपकी कैपेसिटी है, आप याद कर सकते हो, तो इसको याद कर लो। यील्ड के बारे में बात करें तो 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड देखने को आपको मिल जाती है, अगर नॉर्मल कंडीशन में इसकी हम लोग खेती कर रहे हैं तो। अगला है हमारा लिनसीड, जिसको अलसी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ये नॉन एडिबल होता है, यानी कि ये खाने योग्य नहीं होता है। क्या? खाने योग्य खाने योग्य नहीं होता है, नहीं होता है। तब किसमें यूज़ करते हैं? ज़्यादातर इसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक ये होता है लिनसीड और एक होता है हमारा कैस्टर, जिसको क्या कहते हैं? अरंडी बोलते हैं। तो कैस्टर जो होता है, कैस्टर, तो कैस्टर ऑयल और लिनसीड, ये 2 हमारी जो फसलें हैं, ये 2 फसलों के जो तेल होते हैं ये कंज़्यूम नहीं किए जाते हैं। बाकी 7 जो तिलहनी फसलें हैं उसको कंज़्यूम किया जाता है। भारत में कुल 7 तिलहनी फसलें हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं। सॉरी 9 हैं। 9 में से 7 का तो हम कंज़्यूम करते हैं। 9 जो होते हैं टोटल, 9 में से 7 को तो हम यूज़ करते हैं और बाकी जो 2 बच रही है उनको यूज़ नहीं करते। और ये जो दोनों हैं ये कौन-कौन सी हैं? एक तो आरएनडी है और दूसरा हमारा कौन-सा है? दूसरा हमारा लिनसीड है। आगे हम इसके लिनसीड के बारे में बात करेंगे तो लिनसीड का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? लाइनम यूसीटैटिसिमम। क्या होता है? लाइनम यूसीटैटिसिमम, ये होता है इसका
बोटेनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम। फैमिली की बात करें तो लिनिएसी फैमिली से, लाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओरिजिन प्लेस इसका भी आपको एक और मिल गया, एक नेक्स्ट फसल हो गई जो इसका ओरिजिन प्लेस अफगानिस्तान होता है। और लिनसीड के अंदर ऑयल परसेंटेज जो है वो 40 से 42% के आसपास पाया जाता है। प्रोटीन इसके अंदर 20% पाया जाता है और इसके अंदर जो लिनोलेक एसिड होता है वो 50 से 60% पाया जा रहा है। अब आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि इसको खाया क्यों नहीं जाता है। फाइबर इसके अंदर 5 से 6% के आसपास केवल पाया जाता है, फाइबर इसके अंदर कम होता है। ध्यान से समझना, यहाँ फाइबर क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये 5 से 6% के आसपास जो फाइबर है इसमें रेसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है रेटिंग वाली, उसको आगे मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है, क्योंकि इसी इसी की मदद से इसमें से रेसे निकाले जाते हैं। सीड रेट की बात करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट की जरूरत पड़ती है। और अगर उटेरा क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे पैरा और उटेरा क्रॉप लगाते हैं, तो हमको सीड रेट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, वो 35 से 40 करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम पैरा उटेरा लगाते हैं, यानी कि रिले क्रॉपिंग की बात हो रही है, तो कोई फसल हमने हार्वेस्ट नहीं करी और हार्वेस्टिंग से हम पहले दूसरी फसल लगा दी है। जैसे ये फसल ए है और ये हमारी फसल लिनसीड है, तो ये लिनसीड जो हमने फसल लगाई है, ये लिनसीड फसल इसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही लगा दिया है। ये लगभग लगभग 12-15 दिन का अंतर ही रहता है, तभी हम लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ढेर सारी ऐसे सीड्स होते हैं जो प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट नहीं होते हैं, या अगर जर्मिनेट भी हो गए तो जर्मिनेट होने के बाद जो पौधे होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं करते, सीडलिंग स्टेज में ही डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए हमको इसमें सीड रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो 35 से लेके 40 किलोग्राम सीड रेट इनफ होता है लिनसीड के कंडीशन में। स्पेसिंग की बात करें तो 30 × 5 इसकी स्पेसिंग रखी जाती है। इरिगेशन इसमें 4 से 5 इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। और एक चीज और बताऊं कि ये लिनसीड की जो क्रॉप होती है, ये लिनसीड की क्रॉप आपकी रबी सीजन की फसल होती है, इसको भी आप बहुत ध्यान से याद कर लेना। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की बात करें तो 4 से 5 लीफ स्टेज जो होती है इसकी, तब एक बार सिंचाई करते हैं। फिर इसमें जब ढेर सारे टेलर निकलने लगते हैं तब सिंचाई करते हैं। फ्लावरिंग स्टेज में सिंचाई करते हैं और पॉड फिलिंग वाले स्टेज में, ये 4 सिंचाई करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो इसका जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है वो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम इसमें पोटेशियम की जरूरत होती है। इस तरीके से इसमें देंगे, जिसमें ये जो नाइट्रोजन दे रहे हैं इस नाइट्रोजन को हम 2 बार में देंगे, 30-30 करके 2 बार में देंगे। इंटरक्रॉपिंग जब हम करते हैं तो गेहूं के साथ साथ हम अलसी की खेती कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ग्राम जो है हमारा चना, चना के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें जो चने के साथ है, ये चने के साथ वाला ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि लिनसीड और गेहूं की जो हाइट होती है लगभग बराबर होती है, तो इसको हार्वेस्ट करके अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम हार्वेस्ट करके अलग कर लेते हैं एक साथ बुआई करके। क्यों? क्योंकि जो गेहूं होता है थोड़ा बड़ा होता है और लिनसीड के जो दाने होते हैं थोड़े से छोटे छोटे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ग्राम और लिनसीड को एक साथ करोगे तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और बाकी एडिशनली अगर जैसे ग्राम की फसल होती है तो न्यूट्रिएंट कम चाहिए इसको, और नाइट्रोजन तो ये खुद ही बना लेता है। तो अगर हम लिनसीड लगाएंगे तो मिट्टी को ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो जाए। जबकि वीट और लिनसीड अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसमें माना जाएगा ग्राम और लिनसीड को। वेराइटीज की बात करते हैं तो जवाहर 7 है, जवाहर 17 है, जवाहर 18 है, 552 है, इसके साथ किरण है, मुक्ता है, श्वेता है, गौरव है, शीतल है। ये सभी जो वेराइटीज हैं ये हमारी लेंस सीड बोले तो अलसी की काफी अच्छी अच्छी वेराइटीज मानी जाती है। इसी के अगर वीड मैनेजमेंट करनी है तो फ्लूक्लोरालिन करके एक दवा आती है, 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पेंडीमेथिलीन आता है, ये भी 1 किलोग्राम एआई की दर से, 1 किलोग्राम एआई पर हेक्टेयर की दर से इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वीड कंट्रोल करने के लिए। यील्ड के बारे में बात करें तो 12 से लेके 18 कुंटल इसमें यील्ड रखी जाती है, 12 से 18 कुंटल के आसपास 1 हेक्टेयर में। यहाँ पर आपको ये रेशियो दिख रहा है, तो इस रेशियो को मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 4 लाइन किसकी लगा दी, ये 4 लाइन गेहूं की लगा दी। फिर एक 5वीं लाइन हमने किसकी लगा दी, लिनसीड की लगा दी। फिर 1 2 3 4 4 लाइन हमने फिर से गेहूं की लगा दी। फिर एक लाइन हमने लिनसीड की लगा दी। तो इस तरीके से जब करते हैं तो 4:1 अनुपात बोला जाता है। और एक हमने गेहूं की, एक लिनसीड की, एक गेहूं की, एक लिनसीड की, फिर एक गेहूं की, एक लिनसीड की, इस तरीके से जब लगाते हैं तो ये वाला हमारा हो गया 1:1। तो इसमें जो एक एक ये वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये अपना ग्राम हो जाएगा और ये हो जाएगा लिनसीड। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बात।
अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो हमारा लिनसीड होता है इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या होता है, लिनसीड का पौधा होता है। ये पूरा लिनसीड का पौधा है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये लिनसीड के मतलब ऐसे समझ लो कि लिनसीड के यहाँ पर दाने दिख रहे हैं, इसी के अंदर ढेर सारे भरे होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसको तो पहले हम छटक के निकाल देते हैं, ठीक, इसकी प्रॉपर तरीके से थ्रेसिंग कर लेते हैं और इसको निकाल देते हैं। इसके निकाल देने के बाद ये जो ठूंठ बच रहा है, इसका ठूंठ मतलब जिसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रॉ इसका बचा रहता है। अब इसके स्ट्रॉ के ऊपर आपको ये एक पतला सा छिलका होता है, मतलब छिलके नुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जूट में। तो जैसे जूट में छिलका होता है उस तरीके से इसमें भी होता है, जिसको बार्क कहते हैं। इसका जो तना होता है, तने के ऊपर छिलका होता है, हरे कलर का होता है, सूखने के बाद ब्राउन हो जाता है। तो इसी छिलके को निकाला जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। तो ये निकालेंगे कैसे, क्योंकि जब इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय पर ये थोड़ा सा हरा रहता है, बिल्कुल सूखा नहीं रहता। तो हम इसकी थ्रेसिंग करके इसको निकाल लेंगे और बाद में ये सूख जाएगा। जब तक हम थ्रेसिंग व्रेसिंग करते हैं तब तक ये सूख जाता है। फिर क्या करेंगे, जैसे ये गट्ठर बंधा हुआ है, इसी तरीके से ये पूरा गट्ठर बंधा रहता है और इसको पीट पीट के इसमें से दाने निकाल लेते हैं। फिर इसी गट्ठर को क्या करेंगे, ये पूरे गट्ठर को लेके जाएंगे और तालाब में डुबो देंगे। ठीक, अब ये तालाब में डुबो देंगे और तालाब में डुबो देने के बाद फिर ये सड़ जाता है। जब ये प्रॉपर तरीके से सड़ जाता है, सड़ने का मतलब इसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन होता है, और जब फर्मेंटेशन हो जाता है तो इसके ऊपर जो छिलका लगा हुआ है, वो छिलका थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है, आसानी से छील सकते हो फिर उसको। फिर बाद में उसी छिलकों को निकाल लिया जाता है और उस छिलके से फिर रेसे वाले तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे रेटिंग जो होती है, एक तरीके की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो स्टॉक होता है, उसके फाइबर को निकालने के लिए उसको ट्रीट किया जाता है। यानी कि इसके ऊपर से फाइबर निकालने के लिए इसको फर्मेंट कराना, जो इसका फाइबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेटिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, लिनसीड का जो स्टॉक होता है वो चॉप्ड एट द टॉप इन क्या करते हैं इसमें, कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है क्योंकि इवन नहीं होता है, तो नीचे वाला तो खैर बराबर रहता है, अपने आप हार्वेस्टिंग करके हम लगाएंगे तो जड़ों को बराबर करके लगा देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे वाले जड़ जो होती है तो बराबर होती है, यहाँ पर ऊपर नीचे होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर लंबाई में जाके काट देते हैं। इतना काट के निकाल दिया, अब इसकी लंबाई पूरी बराबर हो गई सबकी। अब इतना काट के हमने इसको थ्रेसिंग में निकाल दिया जिसे हमें दाने मिल गए। अब ये इतना जो बच रहा है इसकी बात हो रही है। इसमें क्या करेंगे कि इसके छोटे छोटे ऐसे जैसे बंडल बने हैं, इस तरीके से छोटे छोटे इसके बंडल बना लेंगे। फिर इसका जो बंडल होता है वो अवेलेबल वाटर सोर्स के पास ले जाके उसको शिफ्ट कर देते हैं, और इसके बाद इसको वहां पर पड़े रखते देते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं जब तक इसके अंदर रेटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। कई बार रेटिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर धूप ज़्यादा हो रही है और थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेटिंग जल्दी हो जाती है, और अगर ठंडी का कंडीशन है तो रेटिंग थोड़ा-सा धीरे-धीरे होती है। जब इसमें प्रॉपर तरीके से रेटिंग हो जाती है, तब इसको निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से। जब इसमें रेटिंग हो जाती है, अब इनके बंडल को क्या करते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं अपर लेयर फ्रॉम द विथ द लोअर लेयर। क्या करते हैं, रिप्लेसिंग द अपर लेयर विद द लोअर लेयर आफ्टर 2 to 3 डेज। इस तरीके से इसको टर्न करते रहते हैं बार 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 बार। और जब ये प्रॉपर तरीके से इसमें रेटिंग हो जाती है, तो रेटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाने के बाद फिर इसमें से जो इसके रेसे होते हैं, यानी कि इसके जो छिलके होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से निकाल लिया जाता है, और इसी रेसे को फिर इस्तेमाल किया जाता है रस्सी बनाने में, कपड़े बनाने में, बोरा बनाने में, अलग अलग जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली हमारी जो फसल है वो है सोयाबीन। क्या कहते हैं इसको, सोयाबीन। ये एक वंडर क्रॉप होती है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेल निकालती है तो ये लेगुमिनस क्रॉप, मतलब ये है कैसी, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसके अंदर तेल ज्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए हम इसका तेल निकालते हैं। चलिए इसका तेल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बोटेनिकल नेम। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। सोयाबीन का जो बोटेनिकल नेम होता है क्या कहलाता है, ग्लाइसिन मैक्स कहलाता है। ये पेपिलिनियोसी फैमिली से बिलोंग करता है। यही जो है ये लेगुमिनेसी फैमिली की सब फैमिली है। इसको बार बार मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ। कॉमन नेम की बात करें तो जो सोयाबीन होता है इसको वंडर क्रॉप कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक जो प्रोडक्ट है इसका ऑयल जो निकलता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, और इसी वजह से इसको ऑयल सीड क्रॉप में रखा जाता है। इसके अलावा इसमें एक तरीके का बीनी टेस्ट पाया जाता है, सेम जैसा इसके साथ स्वाद होता है। जैसे जो बीन्स होते हैं ना, बीन्स बीन्स को हिंदी भाषा में नॉर्मल कंडीशन में हम सेम कहते हैं बीन्स। जैसे लबलब बीन, डोलिकस बीन,
तमाम तरीके की बीन होती हैं। वेजिटेबल में जब आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाएंगे वेजिटेबल, तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। वैसे मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर जो कोर्स है उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, तो अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हम पे संपर्क करके अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी को वहां से बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर बीनी टेस्ट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि सोयाबीन के अंदर सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड होते हैं इनके अंदर जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है, सल्फर। और इसी सल्फर की वजह से थोड़ा सा इसका जो टेस्ट होता है वो ऐसे लगता है कि जैसे ये क्या है, हम बीन खा रहे हैं, यानी कि सेम की फली खा रहे हैं। जैसे सेम है, बोड़ा है, लोबिया जिसको कहते हैं, ये सब जो हम खाते हैं, तो उसी तरीके से इसका भी स्वाद थोड़ा सा लगता है, टेस्ट। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है, और किसी भी दलहनी फसल में सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी के अंदर पाया जाता है, 40 से 42% के आसपास। तेल इसके अंदर थोड़ा सा कम होता है, लगभग 20-22% के आसपास ही होता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो खली होती है, इसकी खली को ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं। न्यूट्रिला करके एक आता है, सोयाबीन की खली, तो इससे सोया बड़ी बनाया जाता है, सोयाबीन की सब्जी बनती है। तो सोयाबीन की खली को ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और काफी अच्छा तेल इसका माना जाता है। फैटी एसिड के बारे में बात करें तो बीन्स जो होता है वो कंटेंट द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलेइक एसिड और ओलिक एसिड, इसके अंदर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बताया, इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड कम पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर बहुत बढ़िया मात्रा में होता है। नाम क्या है? लिनोलेइक एसिड और ओलिक एसिड, ये दो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एंजाइमेटिक एसो पाया जाता है। इसके अंदर जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, जब कच्ची सोयाबीन को जब हम कंज्यूम करते हैं, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि जैसे चना होता है, चने को हम भिगोते हैं, खाते हैं। मूंग होती है, मूंग की दाल को भिगो के फिर वो अंकुरित हो जाता है तो उसको खाया जाता है। इस तरीके से और भी तमाम दाल है जिसको अंकुरित करके खाया जाता है, लेकिन कभी भी सोयाबीन की दाल को अंकुरित करके नहीं खाया जाता है। क्यों? इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसको कभी भी दाल बना के नहीं खाया जाता। जैसे हम दाल चावल बनाते हैं ना, तो कभी आपने सोयाबीन की दाल नहीं खाई होगी। सोयाबीन उबाल के उसकी दाल बना के नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि इसके अंदर एक तरीके का एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम जो होता है एक तरीके का एंटी एंजाइम होता है। नाम है इसका लिपोऑक्सीडेज। ये एंजाइम जो होता है, ये इस तरीके का होता है कि इसी की वजह से इसके अंदर ऑफ फ्लेवर आता है। मतलब इसका क्या कहते हैं, दाल इसकी अच्छी नहीं होती है, लिपोऑक्सीडेज एंजाइम, और इसी एंजाइम की वजह से इसको दाल के तरीके से यूज नहीं किया जाता। अगर आप इसका दाल बनाओगे तो इसका जो फ्लेवर होगा बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बेकार सा इसका फ्लेवर आएगा। क्यों? इसी एंजाइम की वजह से। क्या होता है एंजाइम? लिपोऑक्सीडेज। जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो इसी वजह से आपके पेट में दर्द भी होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर राइजोबियम होता है। इसका राइजोबियम जपोनिकम जो होता है, इसके अंदर का राइजोबियम, तो राइजोबियम जपोनिकम जो होता है वो इसके अंदर 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके एक सीजन में, जो हमारी 3-4 महीने की जो फसल होती है, उस कंडीशन में ये 40 किलोग्राम के आसपास नाइट्रोजन मिट्टी में फिक्स कर देता है। अपना यूज तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन दे के भी जाता है, जो अगली फसल जब हम लगाएंगे तो उसके लिए उपयोगी होता है। नोड्यूल इसका जो फॉर्मेशन होता है सोइंग के 14 से लेके 21वें दिन, यानी कि 2 से लेके 3 हफ्ते के बाद, इसमें 3 सप्ताह के बाद, 2 से 3 सप्ताह के बाद इसमें धीरे धीरे नोडुलेशन जो होता है वो बनने लगता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का पीरियड होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो 2 वीक के बाद, जब नोड्यूल बनना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से स्टार्ट होता है, और ये कंटिन्यू चलता रहता है 6 से 8 वीक तक, यानी कि 6 से 8 वीक तक चलता जाएगा। इसके बाद धीरे 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 जो होता है, क्योंकि 8 सते 56 मतलब 2-2.5 महीने हो जाते हैं, तो 2-2.5 महीने इधर हो गया और लगभग 20-22 दिन उधर हो गया, तो 3 महीने तक के तो ये चलता रहता है। जब ये मैच्योरिटी का टाइम पे रहता है तो धीरे धीरे इसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। बैक्टीरिया इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? जैसे मैंने आपको बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, एक सहजीवी बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, ये एक तरीके के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और यही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। मैंने अभी इसका नाम भी आप लोगों को बताया था, राइजोबियम जपोनिकम। ये राइजोबियम जपोनिकम जो होता है ये सोयाबीन में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोयाबीन में इस्तेमाल किए जाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन में जो इस्तेमाल किया जाने वाला राइजोबियम है उसका नाम है राइजोबियम जपोनिकम। इसके अलावा इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें एक आता है मंचूरियन क्लासिफिकेशन। तो जो मंचूरियन क्लासिफिकेशन होता है वो सीड के कलर के बेस पे क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसमें सोयाबीन में ब्लैक,
ग्रीन और येलो, 3 तरीके के सोयाबीन आते हैं, तो ये तीनों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा मार्टिन का वर्गीकरण दूसरा वाला है, वो कौन सा है, बेस्ड ऑन सीड शेप और साइज। वो सीड शेप और साइज पे है। जैसे पहला तो हमारा है सोजा इलिप्टिका, इसके अलावा है दूसरा सोजा स्फेरिकल। एक तो इलिप्टिकल शेप का होता है, एक स्फेरिकल शेप का होता है, और एक होता है सोजा कंप्रेसिया होता है। तो एक कंप्रेसिया होता है। तो इस 3 तरीके के इसके शेप और साइज पाए जाते हैं, इस वजह से इसको क्लासिफाई किया गया है। बाकी इतने डिटेल में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। हाँ, अगर आप जेआरएफ एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है हर्ट्ज क्लासिफिकेशन। इसमें जो हर्ट्ज क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन द सीड शेप, ये केवल सीड के शेप के आधार पर है, इसमें साइज नहीं है। तो इसमें क्या आता है, एक तो आता है सोजा प्लेटिकार्पा और दूसरा है सोजा ट्यूमिडा। तो सोजा प्लेटिकार्पा और सोजा ट्यूमिडा जो है, ये दोनों इस 2 तरीके के शेप इसके होते हैं। अमेरिकन क्लासिफिकेशन इसका जो होता है वो ग्रुप के आधार पर होता है। जैसे उसकी कैटेगरी होती है कि 0 ग्रुप है, 0 ग्रुप है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, इस तरीके के ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप के आधार पर इसको बांटा गया है और इसके साथ साथ इसको मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर भी बांटा गया है। जैसे कुछ होते हैं 117 दिन पे मैच्योर, 126, 26, 130, 31, 36, 39, 148, 156, 158, इस तरीके से इतने दिनों में मैच्योर होने वाली फसलें अलग अलग होती हैं। तो ये तो रहा क्लासिफिकेशन की बात, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पूरा का पूरा स्लाइड चाहो तो स्किप कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे इसका सीड रेट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 75 से 80 किलोग्राम इसमें सीड रेट की जरूरत पड़ती है। और अगर ब्लैक सीडेड है तो 50 से 60 किलोग्राम सीड रेट की इसमें जरूरत पड़ती है। स्पेसिंग इसकी 45x5 रखते हैं। खरीफ सीजन में नो नीड, कोई तरीके की इरिगेशन की जरूरत नहीं होती अगर खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। और समर सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो इसमें 5 से 6 इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। वैसे जो सोयाबीन की हमारी फसल होती है, तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन की जो फसल होती है ये कैसी होती है, ये खरीफ सीजन की फसल होती है। क्रिटिकल स्टेज इसमें एक तो स्प्राउटिंग स्टेज होता है, जब इसमें स्प्राउट निकल रहे होते हैं, बोले तो ये सीधा सीधा अंकुरण वाला स्टेज होता है। फ्लावरिंग के टाइम पर, पॉड फिलिंग के टाइम पर और ग्रेन का डेवलपमेंट, ये 4 जो स्टेज होते हैं, इन चारों स्टेज पे पानी की जरूरत पड़ती है। और वो भी कब, जब हम रबी सीजन में इसको ग्रो कर रहे हैं तब। बाकी खरीफ सीजन में इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में केवल आपको एक बार सिंचाई कर देनी है अगर बरसात नहीं हो रही है तो। बाकी अगर एक बार ये स्टेब्लिश हो गया तो जितना थोड़ा बहुत जो बरसात होती रहती है उतने से ही हमारी जो फसल है ग्रो हो जाती है। एक कंडीशन और है, अगर कभी वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन को ये सह नहीं पाता है। तो वाटर लॉगिंग भी नहीं होना चाहिए अगर हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा पानी की अगर थोड़ी सी कमी हो रही है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर आपने खरपतवार को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लिया तो आपकी जो सोयाबीन की फसल है वो एक नंबर की ग्रो हो जाती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 40, 60, 50 और 5 डालते हैं, जिसमें नाइट एनपीके और साथ में इसमें जिंक भी डाला जाता है। जिंक इसमें 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के आसपास इसमें जिंक भी डालते हैं। इंटरक्रॉपिंग अगर करनी है तो कॉटन के साथ, अरहर के साथ और मेज के साथ, बोले तो मक्का के साथ साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। वेराइटी इसमें से जैसे हमारा इंद्र सूर्य है, इसके साथ साथ गौरव है, अंकुर है, ब्रग है, क्लर्क है, NRC2 है। ये सब कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से याद कर लेना है नोट्स बना के। वीड कंट्रोल की बात करें तो इसमें नाइट्रोफेन नाम का एक हर्बिसाइड आता है, जो कि 1.5 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। और एक तरीके का ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है। इसके अलावा एक दूसरा आता है फ्लूक्लोरालिन, ये भी एक तरीके का हर्बिसाइड होता है जो कि 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है, जब इसके 20% के आसपास के जो सीड होते हैं ये सभी मैच्योर हो जाते हैं, 20% इसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, और इसके जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, धीरे धीरे सूख के जमीन पर गिरने लगती हैं और पॉड जो होता है वो ड्राई होने लगता है। और ड्राई होने के बाद इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। फॉडर के लिए अगर हार्वेस्ट करना है तो इसमें जो पॉड का फॉर्मेशन वाला स्टेज होता है वो सबसे अच्छा स्टेज माना जाता है अगर हमको इसको फॉडर पर्पज के लिए ग्रो करना है, यानी कि जानवरों के चारे के लिए लगाना है। तो जैसे इसमें पॉड फॉर्मेशन वाला स्टेज आता है तभी इसकी हार्वेस्टिंग हमको कर लेनी चाहिए। क्यों? अगर तब नहीं करेंगे तो एक तो इसके अंदर फाइबर बढ़ जाएगा, तो एक तो प्रॉब्लम वो आएगी। और दूसरी, जब किसी में पॉड का डेवलपमेंट होने लगता है, जब पूरा सीड बनने लगता है, तो पौधा जो होता है वो पूरा अपना जो न्यूट्रिएंट है वो केवल और केवल ग्रेन को डेवलप करने में लगाने लगता है। उसकी पत्तियां धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, पत्तियां, क्योंकि अब उसको आगे चलकर पत्तियां गिरना भी है।
तो पत्तियां जब गिर जाएंगे तो बचेगा कुछ में क्या। तो अगर फॉडर क्रॉप में देना है तो हमको ऐसे समय पे इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए जब ग्रीन फॉलिएज उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल सके। और ये मिलता कब है, ये पॉड फॉर्मेशन वाले स्टेज पे मिलता है। यील्ड के बारे में बात करें तो 20 से 25 क्विंटल यील्ड इसका पर हेक्टेयर देखने को मिलता है अगर प्रॉपर तरीके से इसकी हम खेती करते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपकी जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। जो भी उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत होती है, जो भी सुधार करने की जरूरत होती है, मैं उसको सुधार भी करता हूँ। इसके अलावा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा पेड कोर्स खरीदने के लिए व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कीजिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।